सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने जा रहे हैं अक्टूबर 2025 के मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि आज हमारा ये करंट अफेयर की वीडियो का फर्स्ट वीडियो है। ओके, जो हम अक्टूबर 2025 से अक्टूबर महीने के 2025 में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपीएससी और जितनी भी स्टेट एंड सेंट्रल एग्ज़ाम है, उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो अपन आज याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर को पूरा अटेंड कीजिएगा। मैं कह सकता हूँ कि जो इस मंथ के अक्टूबर महीने के जो करंट अफेयर है वो आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। आपको द्वारा दूसरा कोई भी वीडियो या फिर दूसरा कोई भी क्वेश्चन वगैरह या फिर कोई भी पीपीटी वगैरह, पीडीएफ वगैरह या फिर कोई भी बुक 20-25 रुपए की बुक आती है ना, वो मंथली करंट अफेयर की वगैरह की, वो बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सिर्फ ओनली ये लेक्चर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यह है अपना मंथली करंट अफेयर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय अक्षय सर। तो थैंक यू सो मच फॉर अक्षय सर प्रोवाइडिंग दिस पीडीएफ टू अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये चल क्यों नहीं रहा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन ए आपका 111, ऑप्शन बी है 102, ऑप्शन सी है 98 एंड ऑप्शन डी है 107। तो इसका आंसर होगा, अपने को देखने की ज़रूरत है कि क्या होना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा 102। आपका ऑप्शन 102 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि भूख की जो इंडेक्स होती है कि कितने लोग भूखे रहते हैं, कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोगों को एक दिन का खाना भी नसीब नहीं होता है, उसके लिए हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ वेल्थ हंगर वेल्थ हंगर लाइफ बेल्ट हंगर लाइफ के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 को जारी किया जाता है। तो कौन कौन सी संस्थाएं जो जारी करती है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस रैंकिंग में दुनिया के देशों में हंगर को मेजर किया जाता है, यानी कि भूख को मेजर किया जाता है। कितने लोग खाना खा के सोते हैं, कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोग भूख से ग्रसित है इस समय में भी। 2025 में रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंक 102 है और भारत का टोटल जो स्कोर हुआ है वो है 25.8 स्कोर हुआ है। तो इसमें टोटल 123 देशों में रैंक को कैलकुलेट किया गया है। तो भारत की रैंक कौन सी आई है? 102। ओके, देखते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो 2025 में भारत की रैंक 102 है और इंडिया स्कोर के आधार पर सीरियस कैटेगरी में आता है, यानी कि भारत को अपने हंगर इंडेक्स को ठीक करने की ज़रूरत है। भारत को लोगों को न्यूट्रिशन वगैरह प्रदान करने की ज़रूरत है, इसलिए। और लेकिन 2004 के हिसाब से बात की जाए तो यह रैंक काफ़ी सुधारात्मक रूप से देखी जा रही है, क्योंकि 2024 में इसकी रैंक 105 थी, जो पहले भारत का स्कोर था 27.3 था। 27.3 था, लेकिन उस समय रैंक 2105 भी थी। अब इसकी रैंक, इसका स्कोर 25.8 हो गया है, तो इसकी रैंक 102 हो गई है, यानी कि रैंक घट गई है भाई साहब। पहली रैंक की बात करें तो इसमें नुकसान है। सॉरी सॉरी सॉरी, अपन देख नहीं पा रहे हैं। रैंक कम हुई है, रैंक कम हुई है तो मतलब कि भुखमरी कम हुई है, यानी कि स्कोर कम हुआ है। पहले लोग ज़्यादा भूखे थे, अब लोग कम भूखे हैं, यानी कि इंडिया प्रगति कर रहा है। ओके, स्कोर कम होना चाहिए, यानी कि भूख रैंक में यदि स्कोर कम, जितना कम इन- हम्म, समझ में आया नहीं आया? दोबारा से समझाता हूँ, रुको एक सेकेंड। ये रहा, ये रहा। क्या हुआ? ये रहा। ओके,
इंडिया की रैंक की बात करें तो 102 है और अब इसका स्कोर है 25.8 स्कोर के साथ। जो 2024 की बात करें तो 105वीं रैंक की थी और भारत का रैंक 27.3 था, यानी कि पहले स्कोर ज़्यादा था और अब स्कोर कम हो गया है। यानी कि पहले कम लोग भूखे थे, अब उल्टी ज़्यादा लोग भूखे हैं। यानी कि पहले स्कोर रैंक 105वें नंबर पे था यानी कि भूख में, और अब 102 नंबर पे पहुंच गया है, यानी कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हुई है, कम हुई है। ओके, समझ में आया? ये स्कोर जितना अच्छा होगा रैंक उतनी ही कम होगी। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें रैंक पीछे होना सबसे अच्छा माना जाता है, कुछ चीज़ें होती है जिसमें रैंक सबसे ऊपर टॉप लेवल पे होना अच्छा माना जाता है। ये हंगर इंडेक्स इस चीज़ को दर्शाता है कि स्कोर कितना ज़्यादा है और तो रैंक उतनी कम होगी। रैंक जितनी पीछे होगी तो उस देश की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। 1 से 25 टॉप रैंक में बात करी जाए तो आपकी है भाई साहब आर्मेनिया और बेलारूस और बोस्निया, ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ है जिन्हें, और सबसे लोएस्ट की बात करें तो सोमालिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत द्वारा अंटार्कटिका में अपना नया चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया गया है। इस अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? इंडिया विज स्टेबलाइज इट्स न्यू फोर्थ रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। व्हाट इज द स्टेशंस रिसर्च नेम? नंबर 1 भारती फर्स्ट, दक्षिण गंगोत्री सेकंड, मैत्री सेकंड या फिर हिमाद्री सेकंड। तो इस स्टेशन का नाम है मैत्री सेकंड। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बनाया है ये। अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च स्टेशन को अप्रूव दिया है, इसका नाम मैत्री सेकंड रखा गया है और यह जनवरी 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज मैत्री सेकंड? यह एक रिसर्च स्टेशन है जो पुराने मैत्री स्टेशन जो 1989 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। इसे पूरे प्रोजेक्ट को गोवा में स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च सेंटर रिसर्च NCPOR कहाँ है? गोवा में। इसको याद रखना, NCPOR कहाँ है? GOA गोवा में के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैत्री सेकंड में कौन कौन से फीचर होने वाले हैं? आप देख रहे हैं कि यह एक ग्रीन रिसर्च स्टेशन है। इसमें एनर्जी बनाने के लिए सोलर पावर, समर और विंड एनर्जी का यूज किया जाएगा। इसमें एडवांस इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करेंगे और इंडिया तक डाटा पहुंचाएंगे। रिसर्च स्टेशन के नाम कौन कौन से हैं? देखो, दक्षिण गंगोत्री है, वो अंटार्कटिका में है, जो 1983 में अंटार्कटिका में भारत का पहला रिसर्च स्टेशन था। यह ICE में डूब गया था। ओके, इसके कारण इसे 1990 में बंद कर दिया गया। ये है जो तो डूब गया था, इसके कारण से उसको, जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं वहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है, अंटार्कटिका में पूरी बर्फ से ढका हुआ है, तो बर्फ की चादर वगैरह चढ़ गई थी, इसके चक्कर में ये डूब गया था। फिर दूसरा बनाया गया मैत्री 1989 में, उसका दूसरा रिसर्च सेंटर है। तीसरा भारती बनाया गया था, जो भारत का तीसरा रिसर्च सेंटर है, जो यह मैत्री से 3000 किलोमीटर दूर है। ओके, फिर अब बनाया जा रहा है मैत्री 2 MITRI सेकंड, है ना, जो 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तीसरा, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया है। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यह द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन टिल 30 नवंबर, अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, तो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का गठन किसके तहत होता है? आर्टिकल 280 के तहत। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 324 के तहत क्या होता है, बताओ, और आर्टिकल 148 के तहत क्या होता है, 356 के तहत तो सबको पता होना चाहिए ना क्या होता है। इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी वो इमरजेंसी। ओके, भारत सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। 16वें वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर को देना था, लेकिन उसे 30 नवंबर तक को कर दिया गया है। ओके, 16वें फाइनेंस कमीशन है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत दी जाने वाली पैसों का भी रिव्यू करेगी। ओके,
तो 16 वित्त आयोग की शुरुआत कब हुई थी? 31 दिसंबर 2023 को। मेंबर 5 मेंबर बॉडी होती है ये। इसके चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया इसके चेयरमैन है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं ये। और रिपोर्ट डेट का 30 नवंबर कर दी गई है, जो पहले 30 अक्टूबर थी। रिपोर्ट इम्प्लीमेंट डेट 1 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट इम्प्लीमेंट की जाएगी। टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम 2026 टू 2031 तक रहेगा। ओके। फाइनेंस कमीशन यह एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो आर्टिकल के 280 के तहत बनाई जाती है। वर्ग सेंटर एवं स्टेट गवर्नमेंट के बीच टैक्स और रेवेन्यू के शेयर को डिसाइड करना। ओके। मेंबर की बात करें तो ये 5 मेंबर बॉडी है, इसको याद रखना। फाइनेंस कमीशन कितने मेंबर बॉडी है? 5 मेंबर बॉडी है। ओके। पीरियड हर 5 साल में प्रेसिडेंट द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि 2025 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो जोएल मोकर को दिया गया था। जोएल मोकर, फिलिप एगोइन और पीटर हॉविट और ऑल ऑफ द अबव। बताओ किसको दिया गया था? तो ये तीनों को दिया गया था। जोएल मोकर को, फिलिप एगोइन को और पीटर हॉविट को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था। 2025 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जोएल मोकर यूएसए से हैं और फिलिप एग्योन फ्रांस से है और पीटर हॉविट कनाडा से हैं। इन्हें दिया गया था। इन्हें क्यों दिया गया था? इन तीनों ने अलग रिसर्च करके यह बताया कि किस तरह से नए आइडिया और देश में नए इनोवेशन से उस देश की इकोनॉमी ग्रोथ होती है। ओके। इन तीनों ने इस टॉपिक पर रिसर्च करके इसे बताया था। और अदर नोबेल प्राइज की बात करें तो पीस का नोबेल प्राइज मैरिया और कोरिना मैकाडो को दिया गया था। ये वेनेजुएला से है। लिटरेचर साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑथर लैज़लो एवं क्रेस्जेन होर्किया जो हंगरी से है। ऑथर लैज़लो। लिटरेचर, एल फॉर लिटरेचर और एल फॉर लैज़लो को दिया गया था। ओके। पीस का मारिया को पीस के लिए दिया गया था। पीस शांति के लिए, यानी शांति के लिए मारिया को दिया गया था। ओके। मेडिसिन के क्षेत्र में मैरी ई ब्रुनको को दिया गया था और फ्रेड रैम्सडेल को और शिमोन शाकांगुची फ्रॉम जापान है। इन्हें दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। ज़्यादातर पीस का पूछा जा सकता है, आपको मारिया के याद रखना। और एल फॉर लिटरेचर, एल फॉर लैज़लो। एक सेकेंड, इसको तरीके से मिटाओ। लिटरेचर का लाज़लो को। और फिजिक्स की बात करें तो जॉन क्लार्क को, माइकल डेवर्ट को और जॉन मार्टिनिस को। फिजिक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट है, फिजिक्स का याद रखना और पीस का याद रखना। फिजिक्स का और पीस का। और केमिस्ट्री का सुसुमू को दिया गया था एक को, रिचर्ड रॉबसन को और ओमार यागी को। यूएसए से थे, जापान से है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का ज़्यादा याद रखने योग्य है। सबसे ज़्यादा याद रखने योग्य फिजिक्स का है और फीस का है। ओके। 5वें क्वेश्चन की बात की जाए, अगले क्वेश्चन की, यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? हु हैज़ बीन द फर्स्ट अरब डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? किसे बनाया गया था? अहमद अबुल गेइट को, खालिद अल अनानी को, मोहम्मद अल गरगावी को एवं नसर जुदेह को बनाया गया है। तो ये बनाया गया है खालिद अल इनानी को यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। वे यूनेस्को के 11वें एवं अरब के पहले डायरेक्टर जनरल होंगे। उन्होंने ऑड्री एजोले को फ्रांस को रिप्लेस कर दिया गया है। जो पहले फ्रांस से थे ऑड्री एजोले, उसको रिप्लेस करके अब ये बन गए हैं खालिद अल इनानी। ओके। यूनेस्को के नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। खालिद अल इनानी गीज़ा इजिप्ट से संबंधित है। इजिप्ट के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एवं
एंटीक्यूटीज रह चुके हैं। ओके, मिनिस्टर रह चुका है ये इजिप्ट का, वही इजिप्ट, मिस्र के पिरामिड जहाँ पर बहुत फेमस है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने यहाँ कितनी हो चुकी हैं बताइए? 44 हो चुकी है। ओके, टोटल। यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है जो वर्क करती है एजुकेशन, आर्ट, साइंस एवं कल्चरल के क्षेत्र में। फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में मोस्ट है। डायरेक्टर कौन है? खालिद अल एनानी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का समग्र पुरस्कार किसने जीता था? पॉल निकलेन ने और विम वैन डेन हेवर ने और थॉमस डी मैंगलसन ने और क्रिस्टीना मैटरमेयर। और तो किसने जीता था? विम वैंडेन हेवर ने यह पुरस्कार जीता था। विम वैंडेन हेवर ने किसमें, कौन सी कैटेगरी में जीता ये पुरस्कार भाई साहब? वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। फोटोग्राफी के लिए पुरस्कार होता है। फोटोग्राफी, इसमें फ़ोटो खींचनी पड़ती है किसी भी चीज़ की वर्ल्ड लाइफ से रिलेटेड, यानी जीव जंतु, पशु, पेड़ पौधे, प्रकृति से रिलेटेड कोई भी फ़ोटो अगर खींच के लेके आते हो आप, और इस जो पुरस्कार की जो वो होती है प्रतियोगिता, उसमें सबमिट करते हो, जो इसमें सबसे बेस्ट फ़ोटो होती है उसे अवार्ड दिया जाता है 2025 में। यह साउथ अफ्रीका के फोटोग्राफर है जिनका नाम क्या है? विम वैन डेन हेवर को दिया गया है। उन्होंने यह अवार्ड की फ़ोटो गोस्ट टाउन विजिटर के लिए दिया गया है। उनकी फ़ोटो का नाम था गोस्ट टाउन विजिटर। फ़ोटो को नाम भी दिया जाता है, देखो, गोस्ट टाउन विजिटर। इस अवार्ड में 18 कैटेगरी थी। सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी ग्रैंड टाइटल मानी जाती है, जो ओवरऑल कैटेगरी होती है। ओके, गोस्ट टाउन विजिटर प्लेस कलमांस्कोप नामीबिया के एक छोटी हुई डायमंड माइनिंग वाली गोस्ट टाउन है, जहां मानव निकास लगभग खत्म हो गया है। उसको सब्जेक्ट बना करके, सब्जेक्ट था इनका एक ब्राउन हैना, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ हैना प्रजातियों में से है। रात के समय उस गोस्ट टाउन में घूमती हुई दिखाई देती है। इस सब्जेक्ट को लेकर के उन्होंने इस जगह पर प्लेस नामीबिया में एक फ़ोटो खींची थी, जिससे उन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। यह इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कंपटीशन है जो हर साल आयोजित किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, द नेचर हिस्ट्री म्यूजियम लंदन इंग्लैंड के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1964 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ट्रिपल एलिमिनेशन और हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, जापान। तो नेपाल या मालदीव, सॉरी जापान नहीं है, तो मालदीव बना है ट्रिपल एलिमिनेशन। तो मालदीव ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। यह WHO द्वारा घोषणा की गई है कि मालदीव ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी डिसीज़ के मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ़र को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होने वाले जो ट्रांसमिशन है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी, ये मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि अपने पड़ोसी देश भी है और ट्रिपल एलिमिनेशन वाला सिस्टम भी है। तो SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, NDA वगैरह जितनी भी एग्ज़ाम है स्टेट सेंट्रल के, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे याद रखना, ट्रिपल एलिमिनेशन क्या होता है? यह WHO द्वारा पब्लिक हेल्थ की एक अचीवमेंट होती है। जब कोई देश HIV और सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मदर से चाइल्ड में होने वाले ट्रांसमिशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, तो उसे ट्रिपल एलिमिनेशन कहा जाता है। जब किसी देश इन तीनों डिजीज़ को 2 साल तक कोई डेथ नहीं होती है, तो उस देश को ट्रिपल एलिमिनेशन फ्री घोषित कर दिया जाता है। देख रहे हो, व्हाट इज़ द अचीवमेंट ऑफ द मालदीव? WHO का ट्रिपल एलिमिनेशन दुनिया का पहला देश बन गया है। मालदीव ने 95% तक प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्थ केयर दिया, जिससे ये डिजीज़ कम हुआ है। 95 न्यूबॉर्न बेबीज़ को जन्म के समय 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज दिया। 2022 में बच्चों को कई HIV एवं सिफिलिस बीमारी का केस नहीं मिला, तो 2023 में भी कोई भी हेपेटाइटिस बी का केस नहीं मिला, जिसके कारण इसे ट्रिपल एलिमिनेशन का
अवार्ड अचीवमेंट के थ्रू वर्ल्ड का पहला देश घोषित कर दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ऑस्ट्र हिंद 2025 सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑस्ट्र हिंद, ऑस्ट से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान, ऑस्ट्र हिंद ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यह फोर्थ एडिशन है जो 2025 में आयोजित किया गया है ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का। ऑस्ट्र हिंद 2025 फोर्थ एडिशन का आयोजन 13 से 26 अक्टूबर पेरिस ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। यह एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडियन आर्मी के बीच की जाती है। भारत में इस एक्सरसाइज के लिए 120 सोल्जर भेजे गए थे जो गोरखा राइफल से सैनिक भी थे, इसमें गोरखा राइफल भी थे। ओके, ऑस्ट्र हिंद एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। पीरियड टाइम हर साल होती है। स्टार्ट 2022 में फर्स्ट एडिशन हुआ था महाजन राजस्थान फील्ड रेंज में, जो कि सबसे पहला इसका पूछा जा सकता है ऑस्ट्र हिंद का फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? तो राजस्थान महाजन राजस्थान फील्ड रेंज में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में। ओके, क्लच, मेपल और जायू को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शुभंकर बनाया गया है। क्लच, मेपल और जायू को, इसमें जायू किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? क्लच, मेपल और जायू हैज बीन नेम्ड मैस्कॉट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026। विच कंट्री डज जायू रिप्रेजेंट? मैक्सिको को रिप्रेजेंट करता है। कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील। तो 2026 में जो होने वाला है वह 3 देशों में होने वाला है। 2026 में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप मैस्कॉट को जारी किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 3 देशों में आयोजित होने जा रहा है, जिससे इसके मैस्कॉट जारी किए गए हैं। तो पहला कौन सा है? कनाडा, फिर मैक्सिको, फिर यूएस। 3 देश हैं, तीनों देशों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा। मैपल है जो हरियाणा का है, जो एक कनाडा ने इसको मैस्कॉट बनाया है। जायू जैगुआर को है जो मैक्सिको ने बनाया है। और क्लच जो बाल्ड ईगल है, बाज है, जो यूएस ने इसको मैस्कॉट के तौर पर भेजा है। मैस्कॉट की बात करते हैं, कार्टून टाइप होती है जो किसी भी मतलब पशु पक्षी चीज़ों वगैरह इनके लिए बनाई जाती है, जो इसको रिप्रेजेंट करती है उस देश वगैरह को या फिर इस खेल के लिए स्पेसिफिक। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है 23वां फीफा वर्ल्ड कप होगा। होस्ट है कनाडा, मैक्सिको, यूएसए। 26 के होस्ट कौन कौन सी कंट्री है? ऑल ऑफ दी अबव आंसर आएगा। ओके, मोस्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। डेट की बात की जाए तो 11 जून से 19 जुलाई तक। टीम है इसमें 48 टीम है। ऑर्गेनाइजर फीफा। तो चर्चित बाथो धर्म किस जनजाति का द्वारा पालन किया जाता है? चर्चित बाथो धर्म बोडो जनजाति द्वारा पालन किया जाता है। मिसमी, बोडो, करबी और दिबांग बोडो जनजाति इंडियन गवर्नमेंट ने असम में है। ये बोडो जनजाति द्वारा प्रैक्टिस किए जाने वाले बाथो रिलीजन के आने वाले सेंसस एवं सेपरेट कोड देने का निर्णय किया है। यह डिसीजन बाथो रिलीजन को नेशनल रिकॉग्निशन मिला है। यह डिसीजन से उन्हें नेशनल रिकॉग्निशन दिया गया है। सेंसस में रिलीजियस कोड क्या होता है? यह जब सेंसस होता है तो हर व्यक्ति को अपना धर्म बताना होता है। जब तक सेंसस में 6 धर्म थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन। जब कोई इनसे अलग धर्म होता था तो उनका अलग से नाम लिखा जाता था, इसके अलग से कोड नहीं दिया जा सकता। लेकिन पर अब बाथो रिलीजन को अलग से कोड दिया गया है। ओके, यह 16वां सेंसस होगा जो आज़ाद भारत का 8वां सेंसस होगा। ये याद रख लेना। जो 2027 तक अपनी सारी रिपोर्ट को क्लियर करेगा। सेंसस 2027 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। फर्स्ट सेंसस अक्टूबर 2026 को शुरू होगा। इस चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सेंसस किया जाएगा। सेकंड चरण में 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, जो पूरे भारत में सेंसस किया जाएगा। बढ़िया, तो यानी कि नौकरी लग रहा हो 2027 से पहले, नहीं तो अगला सेंसस भी पढ़ना पड़ेगा। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है सनाए तकाइची बनी है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। की बात करें तो सनाए तकाइची को जापान का नया पीएम नियुक्त किया गया है। इसके बाद सनाए तकाइची जापान की पहली महिला पीएम बन गई है। इन्होंने शिंगेरू इशिबा को रिप्लेस कर दिया गया। इस पहले कौन थे? शिंगेरू इशिबा था, जो अब बने हैं सनाए तकाइची बने हैं जापान से। और हम बल लेके आते हैं
तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसके बारे में देख ले हैं। जापान के बारे में देखें तो यह ईस्ट एशिया का एक देश है। कैपिटल इसकी टोक्यो है। प्राइम मिनिस्टर है शिनाए टकेची। ओके, अगला देखते हैं। प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह डेविड जॉनसन को, अलेक्जेंडर स्मिथ को, रामेश कुमार को और एथान ब्राउन को। तो यह दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। अमेरिका में अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है बताओ? अलेक्जेंडर स्मिथ को यह अवार्ड थ्योरी के रिसर्च के लिए दिया गया है। रामानुजन मैथमेटिशियन मैथ के लिए दिया जाता है। ओके, अलेक्जेंडर स्मिथ को यूएसए की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से संबंधित है। इससे पहले 2024 में यह अवार्ड अलेक्जेंडर डून ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था। शास्त्र रामानुजन प्राइज यह इंटरनेशनल अवार्ड है। यह इंटरनेशनल अवार्ड को इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुज के नाम पर रखा गया है, जिसमें $10,000 का प्राइज दिया गया है। ऑर्गेनाइजर की बात करें तो शैनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च अकेडमी शास्त्र के प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ये इसके द्वारा दिया जाता है। यह हमारे मैथ के क्षेत्र में रिसर्च वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह, थ्योरी वगैरह जो अच्छी लिखते हैं उनके लिए दिया जाता है। टॉप मैथमेटिशियन को। चर्चित पसानी पोर्ट कहाँ स्थित है? पसानी पोर्ट है जो चर्चा में रहा था, वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। इंडोनेशिया में नहीं है, तुर्की यमन में नहीं है। पसानी, P4 पसानी और P4 पाकिस्तान। ओके, P4 पसानी और P4 पाकिस्तान में है। हाँ, तो पाकिस्तान ने यूएसए को पसानी पोर्ट बनाने का ऑफर दिया है। पसानी पोर्ट है अरेबिया सी में। पाकिस्तान को बलूचिस्तान प्रोविंस में है। यह पोर्ट ईरान के चावर पोर्ट के करीब है, जिसके कारण इसे भारत के लिए एक थ्रेट माना जा रहा है। इस ऑफर के तहत यूएसए पसानी पोर्ट को डेवलप करेगा और ऑपरेट करेगा। इस पोर्ट का यूएसए पाकिस्तान के मिनिस्ट्रियल को एक्सपोर्ट करने के लिए करेगा। ओके, मिनरल्स एक्सपोर्ट करने के लिए करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चित सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? STT क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? ऑप्शन ए चलो किसान के आय पर कर। नंबर 2 स्टॉक एक्सचेंज की प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री पर लगाए जाने वाला कर। विदेशी व्यापार लेन देन पर कर। संपत्ति एवं अचल संपत्ति पर कर। ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, इससे अपन देख सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री पर लगाए जाने वाला एक प्रकार का टैक्स है। जो स्टॉक वगैरह खरीदते हैं, जो इनकी खरीद और बिक्री पर एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए टैक्स लेगी गवर्नमेंट, उसके लिए STT। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर याचिका को एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को STT के बारे में जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट अब इस टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को भी चेक करेगी। व्हाट इज द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन STT है क्या? जब हम स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है, उसे ही STT कहते हैं। यह टैक्स भारत को 2004 में लाया गया था। तो व्हाट इज द केस इन सुप्रीम कोर्ट नाउ? तो सुप्रीम कोर्ट में तो ट्रेडर आसिम जुनेजा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि सरकार STT लेती है जो डबल टैक्सेशन और प्रिंसिपल के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है और ट्रेडिंग पहला ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए सरकार उस प्रोफेशन को करने के लिए टैक्स लेती है। जैसे कि सरकार किसी टीचर से टीचर बनने के लिए टैक्स नहीं लेती है, तो ट्रेडर बनने के लिए STT लिया जाता है। तो इसने याचिका डाली है कि भाई साहब STT नहीं लिया जाना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसकी जांच बिठा दी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिसेज यूनिवर्स के खिताब जीतने वाली बनी है श्रेया सिंह। निया धूपिया नहीं बनी है। सुमन राव नहीं बनी है। मानुषी चिल्लर बहुत पहले बन चुकी है। तो श्रेया सिंह बनी है मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब भारत की श्रेया सिंह ने अपने नाम किया है। इसके बाद श्रेया सिंह इसे जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का आयोजन फिलीपींस मनीला में हुआ था। यह कंपटीशन दुनिया के 120 देशों की मैरिड वुमेन पार्टिसिपेट करती है। मैरिड वुमेन, मिस वुमेन अलग होता है। मिस में
कुंवारी लड़कियां परफॉर्म करती है मिस, मिसेज अलग होता है MRS। ओके, ये अलग है, ये अलग है। मिस इंडिया, मिस, मिसेज वर्ल्ड, ओके, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। तो मिसेज इंडिया, मिसेज वर्ल्ड, मिसेज यूनिवर्स, ओके, तीनों अलग अलग है। मिसेज यूनिवर्स यह एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है, सौंदर्य प्रतियोगिता हर साल आयोजित होती है। कंप्यूटर 18 से 55 साल की मैरिड, डिवोर्स या विडो वुमन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महिला और करियर भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन और मिसेज यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड 2007 में होता है। 2024 का विनर नतालिया दारोशिका बेलारूस से है, ये जीती थी। और अब अपनी कौन जीती है, कौन जीती है? श्रेया सिंह जी, श्रेया सिंह जी जीती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश में शुरू किया गया है? गोबी मरुस्थल में, गोबी मरुस्थल कहाँ है? चाइना में है भाई साहब, तो चाइना में ही शुरू करेंगे। दुनिया का सोलर थर्मल पावर प्लांट चाइना में गोबी मरुस्थल में बनाया जा रहा है। यह इस तरह का दुनिया का पहला सोलर पावर प्लांट है जिसमें 2 सोलर टावर एक ही ट्रिब्यूनल से कनेक्टेड होंगे। ओके, गोबी मरुस्थल चाइना में, तो चाइना में ही बनेगा। तो दुनिया का सोलर थर्मल पावर प्लांट चाइना के गोबी मरुस्थल में बनाया जा रहा है। इस तरह का दुनिया का पहला है जो 2 कनेक्टेड होंगे। चाइना ने इस प्लांट में 27,000 मिरर का यूज किया है और ये मिरर सनलाइट को 2 टावर पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यानी कि मिरर जाएगी जो सनलाइट को 2 टावर पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। टावर पर सोलर पैनल लगे होंगे और सोलर पैनल और उस जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो सोलर पैनल पर गिरेगी, इससे एनर्जी जनरेट होगी। यह एक ऐसा प्लांट है जो सोलर एनर्जी को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके हीट में बदलता है और इस हीट का यूज लिक्विड सब्सटेंट, मोल्टन सॉल्ट या पानी को स्ट्रीम के में कन्वर्ट करके उसे टरबाइन चलाने में किया जाएगा। ओके, गोबी डेजर्ट एशिया में स्थित एक डेजर्ट है। दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा डेजर्ट है। उसे मंगोलिया वर्ल्ड गोबी के ने से बना है। मंगोलियन वर्ड गोबी से बना है। इसका मतलब होता है वाटरलेस, बिना पानी का। गोबी का मतलब भी पूछ सकता है, पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से। कंट्री मंगोलिया और चाइना में है। एरिया की बात करी जाए तो सैकड़े 2000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 12,95,000 किलोमीटर भाई साहब। एरिया इतने बड़ा एरिया पूछेगा भी नहीं। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल किताब किस प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है? जॉर्जिया मेलोनी जी के द्वारा लिखी गई है। ओके, जॉर्जिया, आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल, तो जॉर्जिया से समझ सकते हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर है, सबकी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है। फीमेल की बात करें तो जॉर्जिया। मोदी जी की तो स्पेशल फेवरेट है, मोदी जी की स्पेशल फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है। खुश हो गए मोदी जी। मोदी, ये प्यारा बच्चा खुश हो गया देखते ही कि मेलोनी जी ने बुक लिखी है। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी द्वारा लिखी गई किताब है। यह किताब जॉर्जिया मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी है। तो जॉर्जिया मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी पूछ सकता है तो आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल। इस किताब का इंग्लिश वर्जन 7 जून को लॉन्च किया गया था। भारत में इसे 7 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। इस किताब में इंडियन एडिशन में प्रधानमंत्री मोदी की स्पेशल प्रियम्बल लिखी गई है, जिसे मोदी जी ने इस किताब को मेलोनी की मन की बात कहा है। समझ रहे हो, मेलोनी के मन की बात। जॉर्जिया मेलोनी रोम इटली से संबंधित है और इटली की 89वीं प्राइम मिनिस्टर है। वे इटली की पहली महिला फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी है, पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। पीएम पद पर वे मिनिस्टर ऑफ यूथ भी रह चुकी है। पीएम पद से मिनिस्टर ऑफ यूथ भी रह चुकी है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? भारत के अटॉर्नी जनरल कौन थे? आर वेंकट रमनी, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जो ओके, तो अभी भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हो जाएंगे? आर वेंकट रमनी। भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ा दिया गया है। अब ये 2027 तक इस पद पर कार्य करेंगे। बढ़िया, अपने को दूसरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर वेंकट रमनी 2022 से अपॉइंट किए गए थे और आर वेंकट रमनी पुडुचेरी से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे हैं और भारत के अटॉर्नी जनरल के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
भारत का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है जो भारत सरकार को लीगल एडवाइस की सलाह देता है। फॉर्मेशन 28 जनवरी 1950 को होता है। एजीआई का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन आर्टिकल 76 एक के तहत की जाती है। अटॉर्नी जनरल से संबंधित आर्टिकल 76 आता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा माही बांसवाड़ा परमाणु योजना की आधारशिला रखी गई है। परमाणु किस तरह बांसवाड़ा की बात करें तो अपना राजस्थान में है, माही नदी की तरफ से होकर निकलती है राजस्थान से। तो माही माहिया हो माही मेरे माही माही राजस्थान के नीचे साउथ से होकर के निकलती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट को टोटल 2800 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की लागत पे 42,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस प्रोजेक्ट को फ्रीट मॉडल इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। 42,000 करोड़ रुपए याद करने की, 2800 मेगावाट याद करने की है, और बांसवाड़ा राजस्थान में है, बनाया गया है। इसको भी याद करने दिया है। फ्लीट मोड इनिशिएटिव क्या है? भारत का एक इनिशिएटिव जिसके तहत 700 मेगावाट के 10 रिएक्टर बनाए जाएंगे। अब तक के 3 रिएक्टर कमीशन कर लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 तक पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसकी बात करें तो मलेशिया में आयोजित किया है। 2025 के लिए पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया? मलेशिया में। तो आगे देखते हैं अपन इसके बारे में। 2025 में ईस्ट एशिया समिट का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर कोलालमपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। ईस्ट एशिया समिट, इस समिट को आसियान समिट के बाद आयोजित होती है। इसे आसियान समिट का होस्ट देश ही होस्ट करता है। यह समिट 18 देशों के लीडर भाग लेते हैं। समिट ईस्ट एशिया के देशों को साथ लेकर उसके एरिया विकास के बारे में मदद के लिए बनाया गया है। इस समिट में आसियान देश की प्रमुख भूमिका रहती है। और तो 2025 ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो लोकेशन कोलालमपुर मलेशिया में हुई थी, अक्टूबर में हुई थी। ऑर्गेनाइजर की बात करें तो आसियान कंट्रीज़ हैं और इस्टेब्लिश 2025 में हुआ था। आसियान समिट 2025 हर साल होती है। ये भी कोलालमपुर मलेशिया में हुई थी। यह 46वीं समिट है और ये भी अक्टूबर में 26 से 28 अक्टूबर। होस्ट में मलेशिया ही था। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र द्वारा लॉन्च की गई कपास क्रांति मिशन का बजट कितना रखा गया है? 600 करोड़ रुपया कपास क्रांति मिशन के लिए KAPAS क्रांति के लिए दिए गए हैं। भारत सरकार ने कपास क्रांति मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉयल एंड माइंस के जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद से लॉन्च किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य कपास, भाई साहब कपास, कॉटन प्रोडक्टिंग राज्यों में साइंटिफिक रिसर्च के लिए कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। इस सरकार 600 करोड़ का बजट अलॉकेट किया गया है। जी किशन रेड्डी वो ये ना उनके यहाँ से आंध्रा से होंगे। आंध्रा से कोई ना कोई से, या तो क्या बोलते हैं वो एन चंद्रबाबू नायडू जी की वो है ना पार्टी से होंगे, या फिर बीजेपी से होंगे। व्हाट विल बी द डन अंडर दिस? इसके तहत फार्मर को हाई डेंसिटी प्लांटेशन HDP सिखाया जाएगा, जिससे कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। फार्मर को साइंटिफिक मेथड सिखाई जाएगी, उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाने की टेक्नोलॉजी का यूज भी सिखाया जाएगा। इस मिशन के तहत कई सारे नए प्रोक्योरमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे ताकि ज़्यादा कॉटन को किसानों तक से लिया जा सके। इस मिशन को बढ़ाने के लिए सरकार ने कपास किसान ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप में फार्मर अपने क्रॉप को बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकता है। कपास किसान ऐप किस मिनिस्ट्री के तहत बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉयल एंड माइन के द्वारा बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉयल एंड माइन के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म फेयर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? आलिया भट्ट ने जीता है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन 11 अक्टूबर को अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड अहमदाबाद में हुए थे। तो और इन्होंने लापता लेडीज में 2024 में नॉमिनेटेड मिले थे। फिल्म द्वारा फिल्म पर सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन रिकॉर्ड दर्ज किया गया। आईफा अवार्ड हुए थे जयपुर में, आईफा हुए थे जयपुर में, और फिल्म फेयर हुए थे अहमदाबाद में। ओके, सबसे बेस्ट फिल्म की लापता लेडी, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव और लापता लेडीज के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करें तो कार्तिक आर्यन, अभिषेक बच्चन, आई वांट टू टॉक। एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट जिगरा के लिए,
फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जीनत अमान को और श्याम बेनेगल को और जीनत अमान को दिया गया है। फिल्म फेयर की बात करें, हर साल हिंदी सिनेमा के बेस्ट परफॉर्मेंस को दिया जाता है। फर्स्ट अवार्ड 1954 में, प्रेजेंटेड बाय फिल्म फेयर मैगजीन। यह टाइम्स ग्रुप के अंतर्गत आती है फिल्म फेयर मैगजीन। उसने यह अवार्ड दिया गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट टू डिस्कनेक्ट केरला ने लाया गया है। वैसा हाल ही में केरला स्टेट असेंबली में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लाया गया है। तो इसके बाद यह बिल लाने वाला केरला पहला राज्य बन गया है। यह बिल नेशनल लेवल पर राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2018 में एमपी सुप्रिया शुले द्वारा लोकसभा में लाया गया था। ओके, विच कंट्री हैज़ दिस एक्ट सो फार? यह राइट दुनिया के देशों में लागू है। फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, पोर्टुगीज और इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में है। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। पहला राइट टू डिस्कनेक्ट बिल कौन लाया है? केरला सर। 100% लिटरेसी सर। ओके, IUCN कैंटन मिलर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सोनाली घोष बनी है। IUCN कैंटन मिलर अवार्ड सोनाली घोष ने जीता है। देखते हैं सोनाली घोष के बारे में। सोनाली घोष को IUCN कैंटन मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद डॉक्टर सोनाली घोष जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। डॉक्टर सोनाली घोष के साथ यह अवार्ड इक्वाडोर देश की रोक सिमोल सेविला लारिया को भी दिया गया है। यह अवार्ड नेशनल पार्क एवं प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट एवं एस्टेब्लिश्ड सस्टेनेबिलिटी के लिए इनोवेशन करने के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड आबू धाबी में आयोजित IUCN बर्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में दिया गया था। सोनाली घोष कौन है? सोनाली घोष की बात करें तो ये IFS ऑफिसर है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में फील्ड डायरेक्टर है। इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सॉरी, FOREST, नॉट फॉरेन। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंतर्गत आती है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसकी फील्ड डायरेक्टर है। इस नेशनल पार्क को मैनेज करने का काम करती है। अवार्ड की बरकत कामश्री अवार्ड 2025 भी दिया गया था इन्हें, और इको वॉरियर अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यह भी दिया गया है। तो IUCN का कैंटन मिलर अवार्ड की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल अवार्ड है, 2 साल में दिया जाता है। डॉक्टर कैंटन R मिलर के नाम पर बनाया गया है जो एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है। तो IUCN के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। प्रेजेंटेड बाय IUCN बर्ड कमीशन ऑन द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया द्वारा दिया जाता है। और इसमें प्राइस की बात करें तो $5000 दिए जाते हैं। और 5 × 85 चल रहा है इस टाइम पे। 5 25, 8 5 40 और 2 42, तो कितने हो गए? 4,25,000 रुपये, 4.25 लाख रुपये दिए जाते हैं। ओके, आफ्टर मी केओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, यह पुस्तक किसने लिखी है? किसके द्वारा लिखी गई है? MJ अकबर द्वारा लिखी गई है। मुगल एम्पायर की बात आ रही है तो किसने लिखी है? एस्ट्रोलॉजी आफ्टर मी केओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर पुस्तक किसने लिखी है? MJ अकबर के द्वारा लिखी गई है। तो इसके बारे में देखते हैं, आ जाओ। आफ्टर मी केओस एस्ट्रोलॉजी इन मुगल एम्पायर किताब का MJ अकबर ने लिखा है। इस किताब मुगल एम्पायर के दौरान एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया गया है। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह मुगल एम्पायर के रूलर एस्ट्रोलॉजी का यूज करके कंट्रोल करने का कार्य करते थे। भारत के जर्नलिस्ट, राइटर एवं पॉलिटिशियन है। MJ अकबर की बात करें तो वेस्ट बंगाल से संबंधित 2016 से 18 तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर रह चुके हैं। 2016 से 22 की बात करें तो MP भी रह चुके हैं। ये MJ अकबर सही है भाई साहब। बुक्स की बात करें तो नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, कश्मीर बिहाइंड द वैले 1991। ओके, 2 इनकी बुक्स है, याद रखना, नेहरू कश्मीर, और अगली आई है एस्ट्रोलॉजी वाली, क्या नाम है? आफ्टर मी केओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली चीता सफारी नेशनल पार्क शुरू की गई है। भारत की पहली चीता सफारी नेशनल पार्क शुरू की गई है। किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? बताओ। कूनो नेशनल पार्क में भारत की पहली चीता सफारी, चीता की बात करें तो कूनो, KUNO, कूनो में चीता की
CHITAH चीता की सफारी के लिए नेशनल पार्क में क्या शुरू की गई है? चीता सफारी की बात करें, सफारी की शुरुआत 1 अक्टूबर को कर दी गई है, यानी कि अरे वो गाड़ी में बिठा करके लेके नहीं जाते चीता वगैरह दिखाने के लिए। इस नेशनल पार्क को कूनो नेशनल रिवर पास होती है। इस नेशनल पार्क से कूनो रिवर पास होती है। कूनो चंबल रिवर और की ट्रिब्यूटी है, जो यमुना की एक ट्रिब्यूटी है। लोकेशन की बात करें तो श्योपुर एवं शिवपुरी MP में है ये। एरिया की बात करें तो 748 किलोमीटर में फैला है। स्टैब्लिश 1981 में, 2018 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 128 रही है। फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 2025 में इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जारी की है। इस इंडेक्स में दुनिया के अलग अलग देशों की इकोनॉमिक फ्रीडम को मेजर किया जाता है। ओके, इसमें देखा जाता है कि किसी देश के लोगों के पास इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए कितनी फ्रीडम है, कितनी आज़ादी है। इस देश में 176 कंट्री को रैंक किया जाता है। इस कंट्रीज़ को 100 में से स्कोर दिया जाता है। 5 कैटेगरी रखी जाती है। फ्री में जो एकदम फुल्ली फ्री है एकदम, तो उन्हें 80 से 100। मोस्टली फ्री है तो 70 से 79.9, और मॉडरेटली फ्री है उससे 60 to 69, और मोस्टली अनफ्री की बात करें तो 50 to 59, और रिप्रेस्ड की बात करें तो 0 to 49। ओके, सिंगापुर को इसमें फर्स्ट रैंक मिली है। फुली फ्री स्विट्ज़रलैंड को भी फुली फ्री, और आयरलैंड को भी फुली फ्री के तौर पर इसको रैंक मिली है। भारत को कौन सी रैंक मिली है? 128वीं रैंक मिली है। ओके, तो भारत की रैंकिंग की 128 है। भारत का स्कोर 53 है। 53 की बात करें तो अपन कहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पर मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में आ रहे हैं। इंडिया आ रहा है मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में आ रहा है। ओके, अब देखते हैं आगे। भारत की मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में आ रहा है। भारत में 84वीं रैंक थी, और भाई साहब घट गई है, यानी कि नंबर फिर से घट गए हैं अपने। ओके, द इंटरनेशनल इंडेक्स है स्टार 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा बनाई गई। यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडर 26 फरवरी, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के। फालतू के इन्हें पढ़ाते ही क्यों है? बिना एक लेना एक ना देना दो। फालतू की फाउंडेशन काम धंधो तो है नहीं, बिना मतलब कि इन्हें लिस्ट आने जारी करते रहेंगे। M3M हारून रिच इंडिया रिच लिस्ट में 2025 की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नादर मल्होत्रा, शिव नादर जी की बेटी है ये। ओके, रोशनी नादर HCL के फाउंडर है ना, उनकी बेटी है। हाल ही में M3M हारून की रिच लिस्ट जारी की है। भारत में सबसे अमीर लोगों की फैमिली, जिसमें रोशनी नादर तीसरे स्थान पर आई है। वे महिला की भारत की सबसे अमीर महिला बन चुकी है। पहले में मुकेश अंबानी एंड फैमिली, गौतम अडानी एंड फैमिली, तीसरे पे रोशनी नादर मल्होत्रा एंड फैमिली। ओके, इनकी नेटवर्थ है भाई साहब 9 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़। 9.55 लाख करोड़ और 8 लाख 14 लाख करोड़। 8 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ के आधार पर यह HCL के फाउंडर है ना, शिव नादर, उनकी बेटी है। ओके, ये अडानी ग्रुप वाले हमारे अडानी जी, और रिलायंस ग्रुप वाले हमारे अंबानी जी। M3M हारून रिच इंडिया लिस्ट हर साल जारी की जाती है। रिलीज हारून इंडिया एवं M3M इंडिया के द्वारा करी जाती है। रियल एस्टेट कंपनी है। स्टार्ट 2022 में शुरू की गई थी। कर्नाटक सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है रामचंद्र गुहा को। रामचंद्र गुहा की बात करें तो महात्मा गांधी सेवा अवार्ड 2025 हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा को दिया गया है। यह अवार्ड हर साल कर्नाटक सरकार के द्वारा गांधीयन फिलोसफी को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। रामचंद्र गुहा की बात करें इतिहास के बारे में, इनकी कई सारी किताबें हैं। गांधी की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। इसमें टोटल 2 किताबें। रामचंद्र गुहा भारत के फेमस हिस्टोरियन एवं राइटर है। देहरादून उत्तराखंड से संबंधित है। देहरादून उत्तराखंड से ये रस्किन बॉन्ड वगैरह, और ये भी उत्तराखंड वगैरह में रहते हैं। बुक्स की बात करें तो इंडिया आफ्टर गांधी, इनकी याद रखना। इंडिया बिफोर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, ये भी याद रखना। और गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, ये तीनों याद रखना। राम
चंद्र गुहा की है पुस्तकें गांधी से रिलेटेड 3, इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया और गांधी द ईयर दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। तो अवार्ड की बात करें तो पद्म भूषण दिया गया 2009 में और साहित्य अकादमी अवार्ड 2011 में दिया जा चुका है। महात्मा गांधी सेवा अवार्ड, ओके, ये भी दिया जा चुका है। यह अवार्ड गांधीयन फिलोसफी के लिए दिया जाता है। 2014 में स्टार्ट किया था, कर्नाटक गवर्नमेंट ने 5 लाख का प्राइज देती है और 2024 में विनर रहा था गांधी ग्रामीण गुरुकुल स्कूल। 2024 में इसे दिया गया था गांधी ग्रामीण गुरुकुल स्कूल, गांधी ग्रामीण गुरुकुल स्कूल को 2025 में रामचंद्र गुहा जी को दिया गया है। तो अगला 30वां क्वेश्चन है अपना, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं। और 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप कौन जीती है? पी इनियन ने जीती है 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप। 62 नेशनल चेस चैंपियनशिप का आयोजन 21 सितंबर से 1 अक्टूबर गुंटूर आंध्र प्रदेश में किया गया था। ओके, गुंटूर आंध्र प्रदेश में 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसमें ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने इस चैंपियनशिप में पहला स्थान पाया है। दूसरे स्थान पर एच गौतम कृष्णा रहे हैं। दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? एच गौतम कृष्णा रहे हैं। पी इनियान की बात करें तमिलनाडु से 61वें ग्रैंड मास्टर है और ने ग्रैंड मास्टर का टाइटल 2019 में जीता था। ओके, नेशनल चेस चैंपियनशिप की बात करें, यह एक नेशनल चेस चैंपियनशिप जो हर साल आयोजित की जाती है। एस्टैब्लिश 1955 में आंध्रा स्टेट चेस चैंपियन एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? यह मोस्ट है, बहुत मोस्ट है, याद रखना भाई साहब। 11,440 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पल्स मिशन को अप्रूव कर दिया गया है। इसके लिए 11,440 करोड़ रुपए बजट दिया गया है। इस मिशन 2025 से 31 तक चलाया जाएगा। पल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना एवं इंपोर्ट को कम करना। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा पल्स प्रोड्यूसर एवं कंज्यूमर है। डिमांड ज़्यादा होने के कारण हमें पल्स इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए भारत की सरकार चाहती है कि पल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट को कम किया जाए, ताकि पूरे देश के लिए पल्स की जो खपत है उसे सही से पूरा किया जा सके। 126 लाख क्विंटल सीड्स और 28 लाख फ्री सीड्स किट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसे साथी पोर्टल से मॉनिटर किया जाएगा। अगले 4 साल तक तुअर, उड़द और मसूर का MSP 100% परचेज किया जाएगा। ओके, 1000 से ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएंगी और इसके लिए 25 लाख की सब्सिडी भी दी जाएगी। चर्चित सरक्रिक विवाद किन देशों के बीच है? सरक्रिक बाउंड्री इंडिया एंड पाकिस्तान। सरक्रिक पाकिस्तान के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है। हाल ही में पाकिस्तान ने यहाँ मिलिट्री बढ़ा दी है। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। व्हाट इज द सर्किट? भारत और पाकिस्तान के बीच एक टाइडल एस्चुरी है, मुहाना है। यह इंडस रिवर के डेल्टा पर स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में है। इससे पहले बाणगंगा के नाम से जाना जाता था, पर ब्रिटिश समय पर इसका नाम सरक्रिक रख दिया गया है। इसकी लेंथ की बात करें तो 96 किलोमीटर है। ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन में है। विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस की बात करें तो स्टैटिक्स डे अक्टूबर में आता है, 20 अक्टूबर को। कल इसमें कर देता हूँ मैं, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस। ओके, वर्ल्ड सांख्यिकी डे, स्टैटिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। चल जा भैया, कहाँ गया? हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया में वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य स्टैटिक्स के बारे में दुनिया को बताना है। स्टैटिक्स हमें दुनिया के डेटा के तौर पर समझने में मदद करता है। इसे हम लोग बेटर प्लानिंग और बेहतर नीतियाँ बना सकते हैं। इस दिवस की स्थापना UN द्वारा 2010 में की गई थी। थीम की बात करें तो इस साल की ड्राइविंग चेंज विद क्वालिटी स्टैटिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन, स्टैटिक्स डे इन इंडिया। भारत में स्टैटिक्स डे हर साल 29 जून को मनाया जाता है। इस दिन में स्टैटिशियन प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में मनाते हैं। PC महालनोबिस, ओके, PC महालनोबिस जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था इनके ही मॉडल पर था।
ओके। पीसी महान नोबिस सांख्यिकी, इन्होंने भारत में इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट एवं नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना की थी। वे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे, योजना आयोग के, और सेकंड 5 ईयर प्लान के वो भी थे। इनके ही मॉडल पर बनाया गया था सेकंड 5 ईयर। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स भी कहा जाता है। पीसी महालनोबिस को याद रखिएगा। थीम 75 वर्ष ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में सुल्तान ऑफ जोहर कप भारत के किस पदक को हासिल किया है? भारत ने किस पद को हासिल किया है? सिल्वर मेडल जीता है। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 में सुल्तान ऑफ जोहर कप का जो मलेशिया में किया गया था, यह हॉकी टूर्नामेंट है। इसे 13 एडिशन है। टूर्नामेंट मलेशिया द्वारा आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराकर यह टूर्नामेंट अपने नाम किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता, भारत ने सिल्वर मेडल जीता, ग्रेट ब्रिटेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, समझ में आ रहा है ना। सुल्तान ऑफ जोहर कप मैन के लिए एक फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। इससे अंडर 21 प्लेयर ही हिस्सा लेते हैं। इसके अंदर 21 प्लेयर हिस्सा है। फाउंडेड इन 2008 में। टीम में प्लेयर 8 होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जोहर हॉकी एसोसिएशन मलेशिया के द्वारा किया जाता है। भारत ने अब तक 3 बार कप जीता है, 2013 में, 14 में और 22 में। ओके, जोहर कप याद रखना। जोहर कप हॉकी से संबंधित है, जो मलेशिया में ऑर्गेनाइज होता है, और इस बार इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसर्च असेसमेंट के 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत की वैश्विक रैंक कौन सी है? भारत की रैंक आई है भाई साहब 9वीं, सॉरी, भारत की 9वीं रैंक आई है भाई साहब। चल जा, भारत क्या है 9वीं रैंक। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ग्लोबल फॉरेस्ट रिसर्च असेसमेंट 2025 रिपोर्ट जारी की है। फॉरेस्ट एरिया एवं फॉरेस्ट रिसर्च को एनालिसिस किया गया है। इस रिपोर्ट की टोटल फॉरेस्ट एरिया की रैंकिंग भारत की 9वीं रैंक आई है। इससे पहले रिपोर्ट भारत की रैंक 10वीं थी। इसके अकॉर्डिंग भारत में टोटल एरिया 72.7 मिलियन हेक्टेयर है, जो इसी के साथ ही एनुअल फॉरेस्ट एरिया ग्रेन के मामले में भारत की 3rd रैंक है, यानी कि सबसे अधिक वृद्धि के मामले में 3रे रैंक पर आ गया है सबसे। ओके, टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा रशिया में है, फिर ब्राज़ील में, फिर कनाडा में। फॉरेस्ट देखे, फॉरेस्ट का वो क्या बोलते हैं एरिया है। यह एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, दुनिया में फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट रिसर्च का एनालिसिस करता है। हर 5 साल में जारी की जाती है। इंडिया की 9वीं रैंक चल रही है। ओके, पब्लिश्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड विच ईयर एवरी ईयर विच डेट? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को क्या मनाया जा रहा था देखे थे अपन ना, 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा था। 24 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है? UN दिवस, यूनाइटेड नेशन डे। हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे बना। इस UN की स्थापना हुई थी इस दिन 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को मोस्ट है, याद रखना भाई साहब। इस बार UN की 80वीं एनिवर्सरी है, और इस दिवस की शुरुआत 1947 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा की गई थी। UN एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एम दुनिया में पीस सिक्योरिटी बनाए रखना, देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशन को बढ़ावा देना। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। फाउंडेड 24 अक्टूबर 1945। कुल मेंबर 193 + 2। ऑब्जर्वर स्टेट है। सेक्रेटरी जनरल की बात करें, एंटोनियो गुटेरेस मोस्ट है। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। ओके, निंगोल चकोवा त्यौहार के समुदाय द्वारा मनाया जाता है। निंगोल चकोवा मैतेई के द्वारा मनाया जाता है। यह मणिपुर है। मैतेई और एक और थी ना जनजाति जिनके बीच में लड़ाई हो रही थी, वही तो थी। और निंगोल चकोवा फेस्टिवल हर साल मणिपुर के मैतेई कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है। अक्टूबर में 23 अक्टूबर को मनाया गया था। त्यौहार का मुख्य मणिपुर में मनाया जाता है। ओके, यह फेस्टिवल मैतेई मणिपुर में कैलेंडर के हियांगई महीने की दूसरी चक्र दिवस लूनर डे को मनाया जाता है।
मेनली अक्टूबर नवंबर के बीच आता है। त्यौहार के शादीशुदा बेटियां बहनों को अपने मायका पर निमंत्रण किया जाता है और प्यार से खाना खिलाया जाता है, गिफ्ट वगैरह देते, कपड़े मिठाई लगता है, पूरे परिवार को खुशियाँ मनाते हैं, भोजन करते हैं। सबसे बढ़िया एकदम। लड़ाई बढ़ाई में क्या ध्यान दो, बढ़िया आराम से खा पिए ध्यान दे, मौज करो। FICCI के नए अध्यक्ष, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं भाई साहब? गोयनका, आनंद गोयनका जी को फिक्की के नए अध्यक्ष चुना गया है। आनंद गोयनका फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। इनका पद प्रेसिडेंट 2025-26 के लिए बनाया गया है। इन्होंने हर्षवर्धन अग्रवाल को रिप्लेस किया था। पहले हर्षवर्धन अग्रवाल थे, अब गोयनका जी बना दिए गए अनंत गोयनका फिक्की के। ओके, याद रखना। FICCI फिक्की के कौन बने हैं? ANANT अनंत गोयनका, GOYANKA गोयनका जी बनाए गए हैं। अनंत गोयनका की बात करें, मुंबई से संबंधित है, RPG ग्रुप के वाइस चेयरमैन है और फोर्ब्स के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर भी जीता है। ओके, फुल नेम की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, नॉन गवर्नमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टेब्लिश 1927, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य करता है फिक्की। 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल मेडल टैली में भारत की कौन सी रैंक आई है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की रैंक आई है 10वीं रैंक। ओके, 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 27 नवंबर से 5 अक्टूबर नई दिल्ली में हुआ था। इस चैंपियनशिप का 12th एडिशन है। साउथ एशियन देश इसमें आयोजित किया गया था, पहली बार साउथ एशियन देश ने भी इसने आयोजित किया था। इसमें भारत ने 22 मेडल, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीतकर मेडल टैली में 10 पर स्थान हासिल किया है। यह भारत की कंपटीशन में अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। ओके, समझ रहे हो ना? इसमें पहला स्थान ब्राज़ील ने, दूसरा चाइना है, दूसरा नेचुरल पैरा ओलंपिक एथलीट्स ने जीता था, चौथा ईरान ने। 3,456 करोड़ की लागत से वाली कोकराझार गैल्फू रेल परियोजना भारत और किस देश में संयुक्त की जाती है? कोकराझार गैल्फू परियोजना भूटान में कोकराझार भारत में होगा और गैल्फू शायद नेपाल में है। भारत और भूटान ने 2 ट्रेन लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। यह प्रोजेक्ट भारत के भूटान के बीच ट्रेड और इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। यह प्रोजेक्ट कोकराझार और गैल्फू रेल प्रोजेक्ट एवं और बानारत सामत्से रेल प्रोजेक्ट सामत्से रेल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट बनाने के लिए 4 साल का समय लगेगा और 4,333 करोड़ रुपए की कॉस्ट आएगी। कोकराझार गैल्फू रेल प्रोजेक्ट की बात करें, यह असम के कोकराझार और भूटान के गैल्फू को जोड़ेगा। मैंने कहा था ना, इंडिया को एक कोकराझार और भूटान को गैल्फू। 69 किलोमीटर, 3,456 करोड़ याकदे हैं। यह वेस्ट बंगाल के भानारत और भूटान के सेमेटसे को जोड़ेगा। 20 किलोमीटर, 527 करोड़ रुपए के हैं। यह विल बेनिफिट भारत और भूटान के बीच कनेक्टिविटी, ट्रेड और इकोनॉमी दोनों के बीच कल्चरल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कहाँ किया गया है? इंडिया एंड IND से इंडिया और RA से रशिया। ओके, इंडिया और रशिया के बीच IND+RUSSSIA रशिया। तो यह लद्दाख में आयोजित किया गया। ज़्यादातर तो इंडिया का आयोजन मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत के पीछे महाजन फील्ड रेंज में किया गया है। एक्सरसाइज इंदिरा 2025 नेवल एक्सरसाइज है, दोनों के बीच के नेवल या मिलिट्री अलग अलग समय पर आयोजित किया गया है। यह इंडिया मिलिट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज की बात करें 28 मार्च को इंडिया के चेन्नई कोस्ट में होगी। मिलिट्री भी होती है और नेवल भी होती है। मिलिट्री वाली राजस्थान में हुई थी, नेवल वाली चेन्नई में हुई थी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर नेताजी BD पाटिल के नाम पर रख दिया गया है? नवी मुंबई का नाम बदलकर BD पाटिल के नाम पर रख दिया गया है। 8 अक्टूबर को नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है।
इंटरनेशनल उनका इनॉग्रेशन अच्छा, इनॉग्रेशन करा है 8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। इसके बाद लोक नेता दिनकर बालू पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। अब इस एयरपोर्ट का फेज 1 इनॉग्रेशन किया गया है और यह छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया 1160 हेक्टेयर का है। ओके। और दिनकर बालू पाटिल कौन है? महाराष्ट्र से संबंधित है, लॉयर रहे थे, पॉलिटिशियन रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने मुंबई के फार्मर्स के काम करने के लिए जाना जाता था। 1984 से 1989 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं एमपी। शायद बीजेपी के रहे होंगे क्योंकि बीजेपी ही गवर्नमेंट है और उन्हीं के ही द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया है। भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वायुसेना दिवस की बात करें तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को है। इस तरह से 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स की अपना इंडियन एयरफोर्स 93वां दिवस मनाया गया था। 1950 तक एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। उसके बाद ही 1950 के बाद से इंडियन एयरफोर्स नाम दिया गया है। थीम ऑपरेशन सिंदूर अचीवमेंट टू टेक सेंटर स्टेज। ओके। इस नोट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की बात करें तो चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, दाढ़ी मूछ वाले भाई साहब, बहुत अच्छे अपने एयर मार्शल है, एयर स्टाफ है, चीफ एयर मार्शल है। ओके। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मेरा हो चौंगवा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? मेरा हो चौंगवा त्यौहार हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, मणिपुर में और नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश। तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। मेरा हो चौंगवा है ना, मेरा हो चौंगवा त्यौहार फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को फेस्टिवल मनाया जाता है। ट्राइबल द्वारा मनाया जाता है। मैतेई एवं नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। फेस्टिवल को मैतेई कैलेंडर के मेरा मंथ यानी कि 15वें चंद्र दिवस पे मनाया जाता है। मेरा हुआ चौंगवा एक महीना है, एकता का प्रतीक है। चौंगवा का मतलब है आना, बड़ा आयोजन। इस पूरे का मतलब है महीने, मेरा के महीने में ट्राइबल का इकट्ठा होना। देख रहे हो कितनी सारी अंदर चीज़ें छुपी होती हैं एक शब्द के। औरुनडुई टिरफोंटो कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में लॉन्च किया गया है। औरुनडुई असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा औरुनडुई स्कीम को लॉन्च किया गया है। इससे पहले औरुनडुई 1.0 2020 और औरुनडुई 1.2 2022 में भी लॉन्च किया गया। तो 3.0 को लॉन्च किया है जो वर्ल्ड फेयर स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, नॉट वर्ल्ड फेयर। औरुनडुई का मतलब होता है असमी लैंग्वेज में सनराइज, सूर्योदय को होता है। इस स्कीम में असम के गरीब परिवार को फाइनेंशियल असिस्टेंट देना है। यह स्कीम के तहत अंत्योदय फैमिली के 38 लाख बेनिफिशियरी को हर महीने 1250 रुपये पर मंथ फाइनेंशियल असेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। पहले उन्होंने 850 से फिर 1000 कर दिए, अब 1250 रुपये पर महीने दिए जाएंगे। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 10 अक्टूबर को भारतीय मेंटल हेल्थ डे मनाया जाएगा। इस दिवस की उद्देश्य दुनिया में मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करना है। दुनिया के 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा की गई थी। 10 अक्टूबर की बात करें मेंटल हेल्थ डे, यह दिवस को WHO में भी इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। थीम की बात करें तो एक्सेस टू सर्विस, मेंटल हेल्थ इन कैटेस्ट्रॉफिक एंड एमरजेंसीज इसकी थीम है। और हम थोड़ा ओके, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन कि दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में से किसने अपना पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? फिलीपींस ने लॉन्च किया है ये। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि फिलीपींस ने साउथ ईस्ट एशिया का पहला
कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है। इस बैंक का उद्देश्य क्रोयल सीड्स को प्रिजर्व करना है, उसे कंजर्व करना है। व्हाट इज क्रोयल क्रायो बैंक? ये एक साइंटिफिक फैसिलिटी है जो क्रोयल के सीड को फ्रीज करती है और स्टोर किया जाता है, इनमें कंजर्व किया जा सकेगा और यूज़ फ्यूचर में कर सकेंगे। क्रोयल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो देखने में रॉक या स्टोन जैसा लगता है पर असल में मरीन एनिमल्स होते हैं। एक क्रोयल का ये पॉलिप्स भी कहा जाता है। क्रोयल कैल्शियम कार्बोनेट से को निकालते हैं, यह एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस स्ट्रक्चर से क्रोयल रीफ बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर अभ्यास कोंकण 2025 का आयोजित किया गया है। भारत के किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? भारत और किस देश के मध्य कोंकण अभ्यास 2025 कोंकण तट किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? भारत और यूके के बीच में आयोजित किया जाता है। एक्सरसाइज कोंकण भारत और यूके के बीच नेवी एक्सरसाइज है, एनुअल एक्सरसाइज है। 2025 में अक्टूबर में वेस्टर्न कोस्ट में हुई थी, यानी पश्चिमी तट पर हुई थी। एक्सरसाइज 2 फेज में हुई थी, पहला हार्बर फेज, दूसरा सी फेज। ओके, तो इसके बारे में और आगे देखते हैं कि ये 2025 में पहले एक्सरसाइज 2023 में अरेबियन सी में हुई थी। एक्सरसाइज कोंकण के बाद में कंट्री यूके और इंडिया के बीच में पीरियड हर साल होती है। दोनों देशों के बीच कॉपरेशन का और एक साथ के लिए कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट 2004 में हुई थी, अब 11वीं होगी। वर्ष विश्व हृदय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? यह 29 सितंबर को मनाया जाता है। अपन अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट 29 सितंबर में वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाया जाता है हर साल। वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस, ये अपना दिल, ये वाला दिल, यही होता है ना, ऐसे ही होता है ना, सही है ना दिल? ये छोड़ो यार, दिलन से कहा अपने को। 29 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिवस को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हर साल 17.9 लोगों की डेथ हो रही है, यानी कि 17 से 18 मिलियन लोग हर साल मर जाते हैं कार्डियक तो वास्कुलर डिजीज़ के कारण। 31% डेथ टोटल डेथों में से। इस दिवस की 1999 में वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन ने WHO के द्वारा की गई थी। 2025 की थीम है डोंट मिस ए बीट। हार्ट बीट के तौर पर इसे बीट लिया गया है, डोंट मिस ए बीट, यह इसकी थीम है, तो ये मोस्ट हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन यह ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, वर्ग दुनिया में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की रोकथाम के लिए बनाया गया था 1979 में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50वां इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की का चेयरमैन कौन बने थे? अनंत गोयनका जी बने हैं। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए चेयरमैन कौन बचे हैं? ब्रजभूषण अग्रवाल जी बनाए गए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल जी। ब्रजभूषण अग्रवाल को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC का नया अध्यक्ष। ICC वो वाला ICC नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल का हेड कौन है? अपने जयशाह जी है ना। ब्रजभूषण अग्रवाल को पहले इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन बनाया गया है, उससे पहले उसके चेयरमैन अभ्युदय जिंदल साहब थे। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC एक प्रमुख ट्रेड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम उद्योग, व्यापार, निवेश एवं आर्थिक से जुड़े मुद्दों पर सरकार और उद्योग जगत पूरे सेतु ब्रिज के रूप में कार्य करना। एस्टेब्लिशमेंट 1925 में, हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सौमत सेन को नियुक्त किया गया है मेघालय उच्च न्यायालय का। इंडियन गवर्नमेंट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस सौमेन सेन मेघालय हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। यानी कि मेघालय में बारिश होती है, यानी कि सावन के महीने में सौमेन सेन जी मेघालय MEGHALYA मेघालय के नए चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? वर्ल्ड पैरा आर्चरी यानी कि तीर कमान, ओके, तीर कमान वाली आर्चरी में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने टोटल 5 पदक जीते हैं। वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में
यह साउथ कोरिया में ग्वांजू ग्वांगू ग्वांगजू में हुई थी। इसमें भारत ने 5 मेडल जीते, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। जो है बस पैरा आसिया चैंपियनशिप 2025 में इसका 15वां एडिशन आयोजित किया गया था। इसमें अविनी खेरा जी ने जीता होगा 100%। है यह आयोजन हर 2 साल में, अरे वो तो शूटिंग से रिलेटेड थी ना, सॉरी आर्चरी से, हाँ आर्चरी से ही थी। फर्स्ट 1998 में ऑर्गेनाइजेशन उसने जीता था, क्या बोलते हैं, पैरा आर्चरी में, वो वहाँ की थी ना, एक लड़की थी ना पैरा आर्चरी में, वर्ल्ड फेमस थी इंडिया की। वर्ल्ड इंडियन, हाँ शीतल देवी ने जीता था, शीतल देवी ने जीता होगा। ओके। हाँ जी, इंडिया चाइना सेकंड रैंक पे था, फर्स्ट रैंक पे इंडिया था जिसने 5 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। वर्ल्ड पैरा आर्चरी आर्चरी की गवर्निंग बॉडी है, एस्टेब्लिश स्विट्जरलैंड, 159 मेंबर, टर्की प्रेसिडेंट है। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बालोद छत्तीसगढ़। राजस्थान की तो बात ही मत करो, राजस्थान की तो बात ही नहीं करो। अभी देवउठनी 11 साहिबजादन के तेगन तो ब्याह कर दिए। गया बिहार, रांची झारखंड और बालोद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बालोद डिस्ट्रिक्ट भारत की पहली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दी गई। यह अचीवमेंट बालोद ने चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन के तहत दी गई है। बालोद ने 236 ग्राम पंचायत और 9 अर्बन बॉडीज हैं जहां पर 2 साल से एक भी चाइल्ड मैरिज नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के एम है कि 2028-29 तक चाइल्ड मैरिज को पूरे राज्य से खत्म करना है। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडियन कैंपेन लॉन्च 2024 में लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य 2029 तक चाइल्ड मैरिज को खत्म करना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एवं चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया है। ओके, इसको याद रखने योग्य है। कैंपेन कब चलाया गया? 2024 में चलाया गया था। और कब तक ख़त्म करना है? 2029 तक। ओके, जब तक नए मोदी जी अगली बार चुन के आएंगे उससे पहले मेरे बच्चे कोई दिखने नहीं चाहिए, छोटे छोटे बच्चा के हाथ में भी एक एक बच्चा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट WGES कहाँ आयोजित किया गया है? यूएई दुबई में आयोजित किया गया है। 2025 वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक दुबई में हुआ था। समिट का 11वां एडिशन है। ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। इस समिट की थीम है इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट इंटरनेशनल समिट हर साल होती है। दूसरी ग्रीन दुनिया में ग्रीन इकोनॉमी के बारे में चर्चा करने के लिए दुबई गवर्नमेंट एवं वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2014 में बनाई गई थी। पद्म पुरस्कार से सम्मानित गोपीनाथ स्वाई, जिनका हाल ही में 107 वर्ष की आयु में निधन होने किस क्षेत्र से फोक डांस के क्षेत्र में थे? गोपीनाथ स्वाई थी, इनका 107 की उम्र में निधन हो गया। गोपीनाथ फोक डांसर टीचर थे। उड़ीसा के ट्रेडिशनल कृष्ण लीला से संबंधित है। उड़ीसा के ट्रेडिशनल कृष्ण लीला सिंगिंग से संबंधित से क्षेत्र से संबंधित थे। गोपीनाथ स्वैन जी उड़ीसा से ODISH उड़ीसा से संबंधित थे। ओके, गोपीनाथ स्वैन उड़ीसा से संबंधित थे, फोक कलाकार थे। 2024 में पद्म श्री दिया गया था। 2025 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एवं रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक 155 भी आई है। ग्लोबल इनोवेशन रिस्क रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक हेनले और पासपोर्ट अल्फागो द्वारा 2025 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एवं रेजिलियंस इंडेक्स जारी की। इस इंडेक्स में देश को इस बेस पे मेजर किया जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कितने सुरक्षित एवं आकर्षक है। इसका उद्देश्य कैलकुलेट करना है कि अगर किसी देश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इस स्थिति को कितना कंट्रोल कर सकता है, इन्वेस्टर्स को इससे कितना कम रिस्क होगा। इंडेक्स में पहली बार जारी किया गया है 2025 में पहली बार। इसने टोटल 226 देशों को रैंक किया गया है। फर्स्ट पर स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर नॉर्वे। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 155 भी है। भारत का स्कोर 54.7 में है। साउथ सूडान को 126वीं रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है? 3 बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड
रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 3 पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। यह घोषणा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत की गई है। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है और पीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु, वीओ चिदम्बरम, और पारादीप पोर्ट ओडिशा, पारादीप ओडिशा में है, ये मोस्ट है। और दीनदयाल पोर्ट ये गुजरात में है, ये भी मोस्ट है, इन्हें याद रखना। ओके, क्या है ग्रीन हाइड्रोजन हब, इसके बारे में देखते हैं। यह एक ऐसा एरिया रीजन है तो जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन पर प्रोजेक्ट एवं लार्ज स्केल प्रोडक्शन एवं स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन यूटिलाइजेशन किया जाता है। भारत का लक्ष्य है कि उसे ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना। इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना जरूरी है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक नेशनल मिशन है। इसका उद्देश्य भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के यूज, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। इसके लिए बजट एलोकेट किया गया था 2019-30 तक के लिए 19,744 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया था। फेज 1 की बात करें तो 2022 से 2026 तक, फेज 2 2026 से 2030 तक 19,744 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। दीनदयाल पोर्ट और बीओ चिदम्बरम पोर्ट और पारादीप पोर्ट उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु के क्षेत्र में 3 पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन WHS 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? बर्लिन जर्मनी में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन बर्लिन जनवरी में किया गया था 2014 से 14 अक्टूबर बर्लिन। इस समिट को दुनिया के हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए WHO फेडरेशन के द्वारा, WHS फाउंडेशन WHO द्वारा किया जाता है। थीम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन ए फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। ओके, समिट की बात करते हैं, इंटरनेशनल समिट है, पीरियड हर साल होती है, स्टार्ट 2009 से हुई थी। बर्लिन जर्मनी में लोकेशन है। सेशेल्स देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सेशेल्स देश के नए राष्ट्रपति की बात करें तो पैट्रिक हेरमिनी सेशेल्स देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। पैट्रिक हेरमिनी ने 2025 में अधिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीता है। पैट्रिक हेरमिनी बेबल राम कालाबान को रिप्लेस किया है। यह ईस्ट अफ्रीकन एवं आइसलैंड कंट्री है। अफ्रीकन की स्मॉलेस्ट कंट्री भी है सेशेल्स। अफ्रीका की स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है? सेशेल्स। ओके, सेशेल्स। ओके, यह देश 155 आइलैंड से मिलकर बना है। ओशियन की बात करें, इंडियन ओशियन में है। कैपिटल की बात करें, विक्टोरिया इसकी कैपिटल है। और इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पैट्रिक हेरमिनी। पहली बार आर्चरी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? राजपुताना रॉयल्स पहली बार आर्चरी प्रीमियर लीग का विजेता बना है। भारत में पहली आर्चरी प्रीमियर लीग हुई है। जैसे हमारा इंडियन प्रीमियर लीग IPL होता है और W प्रीमियर लीग BPL होता है, उसी प्रकार से APL भी शुरू किया गया है। आर्चरी प्रीमियर लीग न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसमें राजपुताना रॉयल्स ने पृथ्वीराज योद्धास को हराकर इसे जीता है। सबसे पहली आर्चरी प्रीमियर लीग है। इसमें 36 इंडियन आर्टिस्ट, 12 टॉप फॉरेन आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किया था। डेट 12 से अक्टूबर 2025 में आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया 6 फ्रेंचाइजी थी। इसमें ब्रांड एम्बेसडर थे रामचरण, वो RRR वाले, RRR में थे ना, राम का रोल करे थे, पुलिस वाले का है ना, पुलिस वाले का रोल थे ना रामचरण, वो रामचरण। ओके, भारत की आर्चरी के लिए गवर्निंग बॉडी है। अक्टूबर 1973 में क्वार्टर प्रेसिडेंट है अर्जुन मुंडा, इनके प्रेसिडेंट है। चर्चित डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है? डूरंड की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है, और इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड रेखा ही है। ओके, हाल ही में पाकिस्तान की और तिब्बतन तालिबान के बीच डूरंड लाइन पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। डूरंड लाइन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया के बीच बाउंड्री है, डूरंड लाइन है। इंडिया अफगानिस्तान के भी 106 किलोमीटर शेयर करता है। इसकी टोटल लेंथ 4640 किलोमीटर है। पाकिस्तान इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है। तालिबान इनसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इस्टेब्लिश की बात करें तो 1893 में बनाई गई थी। वाई डिड द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नाउ? पाकिस्तान ने काबुल पर एयरस्ट्राइक करके जिसके खिलाफ तालिबान ने डूरंड लाइन पर फायरिंग शुरू कर दी। कई पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए।
सारे पाकिस्तानी सैनिक से उल्टा दी। महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप का आयोजन केरला में हुआ था। यह कंपटीशन पहली बार हुआ था। कंपटीशन में 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर के कंपटीशन अपने नाम किया। भारत ने कंपटीशन 5वां स्थान है। वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप है अर्जेंटीना ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा। अर्जेंटीना विनर रहा था। 2023 में भी अर्जेंटीना ही इसका विनर रहा था। 63। अगला अपन 4 पन्ने ही और बचे हैं। विश्व खाद्य दिवस की हर साल कब मनाया जाता है? बात करें तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया में पॉवर्टी एवं हंगर को ख़त्म करना अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस दिवस की स्थापना 1979 में FAO के जनरल कॉन्फ्रेंस में की गई थी। थीम की बात करें तो इस साल की हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर है। यूनाइटेड नेशन फूड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। भूख को कम करना, भूख फूड फैसिलिटी को बढ़ाना। अक्टूबर 45 में आए थे ये। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर 195 कंट्रीज है। और क्यू डोंग्यो चाइना इसका डायरेक्टर जनरल है। हाल ही में रवि नाइक का निधन हुआ। किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? गोवा के राज्य मुख्यमंत्री थे रवि नाइक की बात कर। रवि नायक 79 की आयु में निधन हो गया था। यह पॉलिटिशियन थे, गोवा से संबंधित थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, MP रह चुके हैं और चौथे चीफ मिनिस्टर थे 1991 से 1993 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 को फाइनल मेडल टेनिस में कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 11वीं रैंक प्राप्त हुई। एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। इस चैंपियनशिप में 13 मेडल जीत करके मेडल टैली में 11वीं रैंक हासिल की थी। 4 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। पहले पर चाइना, दूसरे पे कजाकिस्तान, तीसरे पे जापान थे। 54 मेडल है। से कितने सारे मेडल जीते भाई साहब। एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 11वां एडिशन है और अक्टूबर में होने जा रही। अक्टूबर में हुआ था, अहमदाबाद में हुई थी भाई साहब। मेरे पास फोटो भी आए थे। मैस्कॉट था नलवीर, नीले कपड़ों में एक लॉयन था। यह 4 साल में आयोजित होती है। एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप 1980 में हुई थी। और समुद्र शक्ति 2025 द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किन 2 देशों की नौसेना के मध्य आयोजित किया जाता है? समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। मोस्ट है, याद रख लेना। ओके, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच नेवी के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास होता है। 14 अक्टूबर 2014 से 17 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में हुआ था। ओके, समुद्र शक्ति इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और विशाखापट्टनम याद रखना। ओके, 5वां एडिशन है। दोनों कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन एक साथ काम करने के लिए की गई। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट 2008 में हुआ ऐसा। 2018 में भाई, 18 में हुआ। हर 2 साल में होती होगी। 18, 19, 20, हाँ 2018 में हुई होगी। 5th एडिशन है। 2025 में 5th वाली हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ताफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताफ्तान की ज्वालामुखी की बात करें ईरान में है। ताफ्तान वोल्केनो ईरान का एक वोल्केनो है। रिसर्च में पाया गया है कि वोल्केनो 7 लाख साल के बाद भी फिर से एक्टिव हुआ है। यह वोल्केनो अभी भी इरप्ट हो सकता है भाई साहब। एकदम सबसे डेड वोल्केनो था, एकदम अनएक्टिव था, अब एकदम एक्टिव हुआ है। अब यह इरप्ट हो सकता है भाई साहब। तूफान ताफ्तान वोल्केनो अभी भी ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक नहीं फटा है। ईरान पे लोकेटेड है। हाइट की बात करें तो 12,927 फुट पर है। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में कौन के हैं? निर्मल कुमार मिंडा।
एसोचैम निर्मल कुमार मिंडा को एसोचैम का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। यह संजय नायर को रिप्लेस कर दिया गया है। असिस्टेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इंडिया एसोसिएट चैम्बर और फिक्की के कौन थे? अनंत गोयनका जी। और चैम्बर्स ऑफ क्या बोलते हैं, चैम्बर ICC, इसके कौन थे? बताओ ICC के चेयरमैन कौन थे? ICC के चेयरमैन बताए थे ना, कहाँ गया ICC? चल जा। ICC के चेयरमैन कहाँ गए? ICC के चेयरमैन कहाँ गए अपने? कहाँ गया? ICC के चेयरमैन नीचे ही है ना अपने। इंडियन ICC के ब्रजभूषण अग्रवाल जी। ओके, ICC के चेयरमैन कौन थे? ब्रजभूषण अग्रवाल। ओके, और इसके एसोचैम के मेंबर कौन बने हैं? निर्मल कुमार मिंडा, ब्रजभूषण। फिक्की के बने हैं अनंत गोयनका, और ICC के बने हैं ब्रजभूषण अग्रवाल, और एसोचैम के बने हैं निर्मल कुमार मिंडा। ओके, नॉन गवर्नमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के सबसे पुराने ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। WBURG है, ट्रेड और कॉमर्स के रिलेटेड मुद्दे सरकार तक पहुंचाना। 1920 में नई दिल्ली। निर्मल कुमार मिंडा। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ICA के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बना है भाई साहब? शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी को इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। शांता रंगास्वामी को इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया है। इसने अशोक मल्होत्रा के पद को रिप्लेस कर दिया है। अपॉइंट होने वाली पहली महिला है भाई साहब, ये फीमेल है, FEMALE के, चेन्नई तमिलनाडु से है। इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, पहली वुमेन क्रिकेटर कैप्टन है, और 1976 में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी है। फिर पी लेते हैं हम पानी। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो क्रिकेट का एक यूनियन है जिसमें रिटायर प्लेयर होते हैं। एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट की गई लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। वर्क भारत के क्रिकेटर्स के वेलफेयर के लिए काम करना, प्लेयर और BCCI के बीच ब्रिज के तौर पर काम करना। एस्टेब्लिश की बात करें तो 2019 में बनाया गया था। फिर अब बने थे 3 पन्ने और बचे। इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला अमेरिका का पहला देश कौन सा बना है? उरुग्वे कंट्री है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया है। उरुग्वे ने अपने देश में यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया गया। इसके बाद लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है। उरुग्वे ने असेंबली में डिग्निफाइड डेथ बिल पास किया है। लोग खुद की मृत्यु अगर चाहते हैं, खुद से इस दुनिया से अगर वो परेशान हैं, जो दुख में है, तो खुद की इच्छा मृत्यु कर सकते हैं। उसके लिए एक मशीन सी आती है, मशीन के अंदर बैठा देते हैं। एक बड़ी सी मशीन आती है, उसमें आदमी लेट जाता है, ऐसे बड़ी आराम से बोट ढक जाती है, और उसमें पता नहीं क्या तरंगे वगैरह निकलती है, और आदमी पट्ट से जान दे देता है। पट्ट से रूह उड़ जाती है, और यमराज जी लेकर के चले जाते हैं उसे नरक में या फिर स्वर्ग में। यहाँ पर यमराज जी बैठे हैं, नरक में जाएगा नरक में, स्वर्ग में जाएगा स्वर्ग में। ओके, तो साउथ अमेरिका का देश है उरुग्वे, और कैपिटल है मोंटेवीडियो। ओके, बोलिविया के नए राष्ट्रपति की बात करें तो रोड्रिगो पेज। बोलिविया साउथ अमेरिकन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है बोलिविया। और रोड्रिगो पेज बोलिविया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेसिडेंट के, और लुइस एरके को रिप्लेस किया है। ला पेज की बात करें, इसकी कैपिटल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव और सोक्रो
सोक्रे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है। बोलीवियन साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये याद रखना बस। बोलीविया और लैंड लॉ कंट्री है, और इससे ज़्यादा याद रखने योग्य कुछ नहीं है इसमें। कौन बनो प्रेसिडेंट, हर बार बनते रहे में गले, कोई लेना है ना देना। तो गले सारे प्रेसिडेंट बनते हैं, अपन को सावन को थोड़ी याद करना है। सावन को याद करने बैठेंगे तो प्रेसिडेंट ही नहीं खत्म होंगे। ये एक नाम है, तो एक तुम्हारे रिश्तेदार के नाम याद नहीं है हमारे का। जब एकनाथ बसंत चिटनिस का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? वे स्पेस साइंस से संबंधित है भाई साहब, एकनाथ बसंत चिटनिस जी। एकनाथ बसंत चिटनिस 100 साल की एज में उनका निधन हुआ है। इंडियन स्पेस साइंटिस्ट थे, महाराष्ट्र से संबंधित थे। विक्रम साराभाई के साथ मिलकर पहले लॉन्च पैड की खोज की थी। इसरो के निर्माण में उनका इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। पीटीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यूज खबर करती है। 1985 में पद्म भूषण भी मिला था इन्हें। तो क्या अपन याद किया था? एकनाथ बसंत चिटनिस कौन थे? इंडियन स्पेस साइंटिस्ट थे। ओके, मेन चीज ये है। भारतीय तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल में भारत की मेडल टैली में कौन सी रैंक आई थी? तीरंदाजी में 4th रैंक आई थी। ओके, 2025 आर्चरी वर्ल्ड कप में 5 फेज में आयोजित किया जाए। 5वें फेज में फाइनल फेज में अक्टूबर में चाइना में हुआ था। अक्टूबर में कंपटीशन का 19वां एडिशन है। साउथ कोरिया इसमें फर्स्ट रहा था, मैक्सिको सेकंड, यूनाइटेड स्टेट थर्ड और इंडिया 4th रहा, जिसमें 15 मेडल जीते थे इंडिया ने। सही है भाई साहब, इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। 2025 फर्स्ट फेज ये रहा। सेकंड फेज अप्रैल में, मई में, जून, जुलाई और फिर अक्टूबर में चाइना में ख़त्म हुआ था ये। ओके, तो ये पूछेगा नहीं, इसमें काफ़ी सारे देशों में हुआ था, तो इसलिए ये नहीं पूछेगा कहाँ पे हुआ था। ये पूछ सकता है रैंक कौन सी आई और कितने मेडल जीते। मेडल जीतने की बात करें तो टोटल 15 मेडल जीते थे, और इंडिया की रैंक 4th रैंक आई थी। इंटरनेशनल आर्चरी कंपटीशन हर साल आयोजित होता है 4 स्टेज में, लगता है फाइनल स्टेज में स्टार्ट 2006 में वर्ल्ड आर्चरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। और भारत ने जापान के बीच आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जय मैक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है योकोसुका जापान में। ये हो सकती है महत्वपूर्ण घटना। ओके, जय मैक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज नेवी एक्सरसाइज है, और योकोसुका जापान में हुई है। एक्सरसाइज का उद्देश्य जापान के मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। सी फेज 21 अक्टूबर को हार्बर फेज के आयोजित किया। इसके बाद हार्बर फेज इंडिया और जापान के बीच मैरीटाइम एक्सरसाइज है। जाइमेक्स की बात करें 2012 में शुरू हुई थी। और आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें तो इंडेक्स खत्म नहीं हो रहे, 52 भी आई है। और 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है बताओ? बताओ, दल बदल कानून से संबंधित है। ओके, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल कानून से संबंधित है। देखो, पॉलिटी भी पढ़ा दी तुम्हें करंट अफेयर के साथ में। 2025 का ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को जारी किया गया है इसके द्वारा। ये भी कोई लेना देना है नहीं। इस इंडेक्स में लगभग पेंशन सिस्टम को रैंक करते हैं। इंडियन को 52 रैंक किया गया, 100 में से 48 रैंक है। इसमें भारत सबसे लास्ट रैंक पर आया है। ऐसी की तैसी कोई नहीं पूछा जाएगा भाई साहब। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स छोड़ो इसको, इंडिया की 52 रैंक दिए, ये VIP हो रखे हैं हमारे जी को, कोई मतलब नहीं है। कौन है ये रैंक करने वाला? कोई मतलब नहीं है। ओके, मत याद करना, कोई याद मत करो, फालतू का है। इंडिया को रैंक ही नहीं दी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी क्लास का। IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक मेनन को। के मेनन के रिश्तेदार लगते हैं शायद। के मेनन कौन को नहीं पता कौन है, पिक्चर देखिएगा, है ना, बेबी पिक्चर देखना, अपने पता चल जाएगा कि मन कहना। वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन विवेक कंजर्वेशनिस्ट
विवेक मेनन को IUCN स्पाइसेस सर्वाइवल कमीशन का प्रजाति उत्तरजीविता आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने जू पॉल को रिप्लेस किया है। यह कमीशन का चेयरमैन 2025 से 2029 तक 4 साल तक बने रहेंगे। यह इंडियन कंजर्वेशनिस्ट, ऑथर एवं फोटोग्राफर है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। ओके, IUCN की बात करें, IUCN स्पाइसेस लग रहा है, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन की बात करें तो 6 कमीशनों में से एक है जो IUCN के अलग अलग काम करती है। ऐसे 6 कमीशन सबसे बड़ी है। वर्क काम की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, स्पीशीज़ को बचाने के लिए नॉलेज, एडवाइस, पॉलिसीज, एक्शन प्लान बनाना। हेडक्वार्टर की बात करें तो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। अब चेयरमैन की बात करें तो अब बने हैं नए विवेक मेनन जी। तो इसी के साथ ही होती है हमारी ये क्लास ख़त्म। तो उसी के साथ ही आपको कहा जाएगा थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। आपने इसे अटेंड किया, इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा, करंट अफेयर पढ़ने को मिला होगा। तो आगे इसी चैनल पर बने रहिए, अगली क्लास अपलोड हो जाएगी अगले मंथ आते ही, अगले करंट अफेयर की। सो गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, अगर नहीं किया हो तो अपने दोस्तों को भी भेज देना, उनको यदि करंट अफेयर पढ़ना हो तो। थैंक यू।